ठंड में रहस्यमय रात। पहाड़ों पर सर्दियां हमेशा कठोर होती हैं, पर उस साल की सर्दी कुछ अलग ही थी। बर्फ हवा में तैरती राख की तरह गिर रही थी और बीच बीच में छिपा चांद ऐसे दिखता था मानो आसमान ने किसी पुरानी तस्वीर पर उंगली फिराकर धूल हटाई हो। छोटा सा कस्बा चंद्रपुर इस रात असामान्य रूप से शांत था, इतना शांत कि बर्फ पर गिरती हवा की सरसराहट भी कानों में चुभ रही थी। कस्बे के किनारे एक पुराना लकड़ी का बंगला था, जिसका नाम था शीतकुंज। लोग कहते थे कि यह बंगला बरसों से वीरान पड़ा है और रात में इसकी दीवारों के भीतर से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। किसी ने ये जांचने की हिम्मत नहीं की थी कि वो आवाज़ें सच में हैं या सिर्फ हवा की चाल। लेकिन उस रात सब बदलने वाला था। आगाज अनविक, जो शहर से आया हुआ युवा पत्रकार था, चंद्रपुर में ठहरा हुआ था। उसे पुराने किस्सों पर लिखना पसंद था और शीतकुंज का रहस्य उसकी जिज्ञासा को पहली बार से ही खींच लाया था। कस्बे वालों ने उसे साफ सचेत किया था, रात को शीतकुंज मत जाना बेटा, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अनविक की आदत ही ऐसी थी, जितना मना करो उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया। उस ठंडी हवा में एक अजीब भारीपन था, जो किसी सामान्य रात से अलग महसूस हो रहा था। अनविक ने अपना कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक उठाए और मोटे कोट को कसकर लपेट लिया। वह शीतकुंज की ओर निकल पड़ा। वीरान रास्ते की आहटें। बंगले की ओर जाने वाला रास्ता पतली बर्फ से ढका था। हर कदम पर जूते के नीचे बर्फ के टूटने की आवाज़ ऐसे गूंजती कि लगता कोई पीछे चल रहा है। अनविक पीछे मुड़कर देखता, कोई नहीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूलते झूलते ऐसे स्वर बना रही थीं जैसे दूर कहीं कोई रो रहा हो। ठंडी हवा चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी, लेकिन फिर भी अनविक चलता रहा। शीतकुंज सामने आता जा रहा था। काले अंधेरे में उसका ढांचा ऐसी आकृति देता जैसे कोई विशाल दैत्य हवा में झुककर बैठा हो। टूटे खिड़कियों पर तांबे के पल्ले हिलते और ऐसी आवाजें निकालते जो किसी चीख जैसी लगती। बंगले के भीतर पहला कदम। मुख्य दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, मानो किसी ने अभी अभी अंदर प्रवेश किया हो या बाहर निकला हो। अनविक ने हाथ बढ़ाकर उसे और खोला। दरवाज़ा चर्रा चर्रा की लंबी आवाज़ के साथ खुला, जैसे किसी ने पीड़ा से कराहते हुए अपनी नींद तोड़ी हो। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो धूल भरे जाले चमक उठे। लकड़ी की फर्श हर कदम पर कराहती जा रही थी, पर कहीं कहीं ऐसा लगा कि फर्श की आवाज़ें उसके कदमों से मेल नहीं खा रहीं। कुछ एक कदम उसके आगे चल रहा था, कुछ एक कदम उसके पीछे। अचानक एक आवाज़ आई, टट टट, मानो किसी ने ऊपर की मंजिल पर दस्तक दी हो। अनविक का दिल जोर से धड़का, पर उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। पुराना कमरा और अजीब तस्वीरें। ऊपर की मंजिल पर हवा ज़्यादा ठंडी थी, जैसे किसी ने अदृश्य खिड़कियां खोल दी हों। एक कमरा बिल्कुल सामने था। दरवाज़ा आधा खुला था। कमरे के भीतर पुरानी तस्वीरें थीं, काले सफ़ेद, धुंधली और फटी हुई। एक तस्वीर में एक युवा महिला थी, जिसकी आंखें बड़ी और रहस्यमय थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह तस्वीर खींचे जाने के बाद भी आगे कुछ देख रही हो। तस्वीर के पीछे किसी ने खुरच कर लिखा हुआ था, मैं लौटूंगी आज की रात। अनविक का दिल ठंडा पड़ गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं, लेकिन उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीर को कैद करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ, कमरे का तापमान अचानक और गिर गया था। सांसें धुएं की तरह दिखने लगी थीं। और फिर उसने देखा, तस्वीर वाली महिला अब फ्रेम से उसे देख रही थी। उसकी आंखों का कोण बदला हुआ था। घंटियों की आवाज़। कमरे में अचानक छोटी घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी, टिंग टिंग टिंग। अनविक ने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का पालना था। वह खुद ब खुद धीरे धीरे झूल रहा था। पालने के भीतर कुछ था। उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर जब वह पास गया तो पालना खाली था। पर झूलना बंद नहीं हुआ, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अंधेरा और ठंड दोनों ने अनविक को घेर लिया। फुसफुसाहटें लौट आईं। कमरे में कहीं से एक धीमी फुसफुसाहट उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अनविक ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था। फिर वही आवाज़, वापस जाओ, अभी भी वक्त है। अनविक ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? इस बार जवाब पास से आया, जिसे तुम ईव उठा चुके हो। टॉर्च अचानक बंद हो गई। कमरा पूरी तरह डूब गया। अनविक ने कैमरे की फ्लैश ऑन कर दी। हर फ्लैश के साथ कमरे का दृश्य झटके में सामने आता। फ्लैश 1, तस्वीर की महिला अब फ्रेम के बाहर खड़ी थी। फ्लैश 2, वह अनविक के करीब थी। फ्लैश 3, उसका चेहरा बहुत पास था, इतना पास कि अनविक ने उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस की।
सच का खुलना। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर घुसी और तस्वीरों को उड़ाकर कमरे में बिखेर दिया। उन तस्वीरों में एक दृश्य बार बार दोहराया गया था। एक महिला, एक पालना और एक पुरुष जिसके चेहरे पर डर उभर रहा था। अनविक ने तस्वीरों को जोड़कर कहानी समझने की कोशिश की। इन तस्वीरों में दिख रहा था कि यह घर कभी प्रभात सिंह नामक एक धनी परिवार का था। उसकी पत्नी सुरेखा मानसिक रूप से अस्थिर होती जा रही थी। उनके बच्चे की रहस्यमय मृत्यु के बाद सुरेखा पर आरोप लगे कि यह उसी की वजह से हुआ। कसूर साबित नहीं हुआ, लेकिन वह टूट गई और एक रात अचानक गायब हो गई। लोगों ने कहा कि वह स्वयं को खत्म कर चुकी, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। और आज की तारीख, बिल्कुल वही रात जब वह गायब हुई थी। अब अनविक को कस्बे वालों की चेतावनी समझ में आ रही थी। परछाइयों का पीछा। अनविक नीचे की ओर भागा, पर सीढ़ियां उसी तरह चरमराई जैसे घर खुद उसे रोकना चाहता हो। हॉल में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छत से पुराना झूमर हिलने लगा, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। हवा में सुरेखा की आवाज फिर गूंजी, जिसने मेरी बात नहीं सुनी, उसे मैंने कभी छोड़ा नहीं। अनविक डर और ठंड दोनों की वजह से कांप रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी ऊपर से एक परछाई तेजी से सीढ़ियों से उतरी। वह जमीन पर नहीं चल रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। अनविक पीछे हट गया। उसके हाथों में पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उस परछाई ने पास आकर कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम भी यहाँ रहोगे। अंतिम संघर्ष। अनविक चीखते हुए पीछे की ओर भागा और पुराने स्टोर रूम में घुस गया। कमरा छोटा था, पर उसके भीतर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, सुरेखा की डायरी। डायरी के पन्ने बेतहाशा पलटने लगे। सिर्फ एक वाक्य बार बार लिखा था, मेरे बच्चे को वापस लाओ या मैं लौटती रहूंगी। अनविक को अचानक समझ आया, सुरेखा की आत्मा अपने बच्चे को ढूंढ रही है। उसकी तलाश आज भी जारी है। उसी पल बाहर आवाज आए, कदमों की, बहुत धीमी, बहुत करीब। दरवाजा अपने आप खुला। सुरेखा की परछाई अंदर आ चुकी थी। मुक्ति। अनविक ने कांपते हुए डायरी को आगे बढ़ाया और बोला, मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में पढ़ा है, मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। परछाई रुक गई। कुछ पल के लिए कमरे में घोर सन्नाटा छा गया। अनविक ने धीरे से कहा, यदि तुम चाहो, मैं दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा दर्द। परछाई कुछ पल स्थिर रही, फिर उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। कमरे की हवा गर्म होने लगी। जमीन की लकड़ी कराहना बंद कर गई। उसकी आवाज़ बदल गई, इस बार दर्द से नहीं, राहत से। अब मैं सो सकती हूँ। इतना कहते ही वह धुएं की तरह हवा में घुल गई। कमरा शांत हो गया। सुबह का उजाला। जब अनविक की आंख खुली, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वह फर्श पर पड़ा था, उसके पास उसकी नोटबुक और सुरेखा की डायरी। लेकिन बंगला अब पहले जैसा नहीं था। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई कराह नहीं, बस एक स्थिर, शांत वातावरण, जैसे किसी ने इस घर के पुराने घावों पर मरहम लगा दिया हो। अनविक बाहर निकला। बर्फ अभी भी गिर रही थी, पर हवा में डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने मुड़कर आखिरी बार शीतकुंज को देखा। खिड़की के शीशे पर हल्की सी धुंध थी, और उस धुंध पर कोई उंगली से लिखा गया था, धन्यवाद। अनविक मुस्कुराया। रात भले ही रहस्यमयी थी, पर अंत में उसने एक आत्मा को शांति दे दी थी। और अब वह इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा। ठंडी, रहस्यमयी रात की इस अविस्मरणीय दास्तान को